एक अंधेरा जंगल, एक भागती हुई बगी और मौत का पीछा करते हुए कुछ खूनी सिपाही। आज की स्टोरी है विंड रिवर इन टांग डायनेस्टी की, जहां एक मिस्टीरियस यंग वॉरियर सब कुछ बदल देता है। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बगी जंगल के बीचों बीच तेजी से भाग रही होती है और उसके पीछे तलवारों से लैस हॉर्स राइडर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। बगी के अंदर एक माँ और उसकी छोटी बेटी चिंगियां डर के मारे सिमटी होती हैं। अचानक तीर और नाइफ्स हवा को चीरते हुए आते हैं और बगी के गार्ड को लगते हैं वो जख्मी हो जाता है। अगला ही पल एक राइडर उछलकर बगी पर आता है और एक ही वार में ड्राइवर को मार देता है। फिर एक जबरदस्त स्ट्राइक से बगी घोड़ों से अलग होकर जंगल में उलगती हुई दूर जा गिरती है। मां और बेटी जमीन पर गिर जाती हैं। मां होश में आती है और घबराहट में चीखती है, चिंगिया चिंगिया। बेटी आंखें खोलती हैं और तुरंत अपनी मां से लिपट जाती है। इतने में अटैक करने वाला लीडर वहां पहुंच जाता है और ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, यह जगह काफी खूबसूरत है, तियान शान सेक्ट का ग्रेवयार्ड बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और सोर्ड उठाता है, लेकिन अचानक एक नाइफ हवा से आता है और उसके हाथ से तलवार गिरा देता है। दूर से एक आवाज आती है, तुम लोग एक मां और बेटी को डरा रहे हो और खुद को हीरो कहते हो। कैमरा मुड़ता है और एक यंग मैन सामने आता है, हाथ में वाइन और आंखों में कॉन्फिडेंस। विलेन घुर कर कहता है, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो, और अपने साथियों को अटैक का ऑर्डर देता है। सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो यंग मैन हर मूव को आसानी से डॉज करता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। आखिर में लीडर के साथ उसकी टक्कर होती है। एक तेज स्ट्राइक से उसके चेहरे पर गहरा कट लग जाता है। विलन चीखता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यंग मैन मां और बेटी को बचाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रॉयल पैलेस देखते हैं, जहां सोल्जर्स डेड बॉडीज उठा रहे होते हैं। चिंगिया का फादर उससे कहता है कि कल रात तुम्हें एक अननोन वॉरियर ने बचाया, उसने अकेला ही ताइहांग के बैंडिट्स को खत्म कर दिया। चिंगिया की आंखों में चमक आ जाती है और वो पूछती है, वो बिग ब्रदर अब ठीक है ना? सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरा जेल और जजमेंट हॉल की तरफ, जहां वहीं यंग मैन चेन्स में जकड़ा हुआ होता है। वो होश में आता है और धीरे से कहता है, मैं यहां कैसे आया? चारों तरफ आवाज गूंजती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। एक भारी आवाज आती है, हिलने की कोशिश मत करो। लेकिन यंग मैन रुकता नहीं और अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करके चेन्स के बावजूद गार्ड्स को गिरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं। एक आदमी कहता है, तुम पनिशमेंट में हो फिर भी इतनी हिम्मत? यंग मैन घुर कर कहता है, तुम हो कौन? अंधेरे से आवाज आती है, क्या मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाना पड़ेगा? और यहीं से स्टोरी हमें पिछली रात की तरफ ले जाती है, जहां वो यंग मैन जंगल में आराम से वाइन पीता हुआ ट्री पर बैठा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, अगर हिम्मत है तो अपने ग्रैंड पा ग्वान से लड़ो। यंग मैन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम बैंडिट्स को छोड़कर मेरे पीछे आ गए? तभी एक पावरफुल मास्टर सामने आता है और सीधा सवाल करता है, क्या तुमने कल रात फॉलन स्टारी नाइट सोर्ड यूज की थी? मास्टर्स जेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेन निहायत एहतराम से उनसे पूछता है कि वे सब उसे इस तरह घेर कर क्यों खड़ाए हैं, जबकि वो उन सब की इज्जत करता है। बात खत्म होने से पहले ही एक मास्टर उस पर हमला कर देता है और एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। जेंग अपने उस्ताद के दिफा में इस महारत से लड़ता है कि तमाम मास्टर्स उसकी स्किल्स देखकर दंग रह जाते हैं। एक जबरदस्त मुकाबला होता है जहां वो अकेला ही सबको शिकस्त दे देता है, लेकिन खुद निढाल होकर बेहोश हो जाता है। मंजर बदलता है और कहानी दोबारा मौजूदा वक्त में हॉल के अंदर पहुंचती है, जहां सब लोग शशदर रह जाते हैं, क्योंकि अचानक वहां दुनिया के सबसे बड़े हीरो मास्टर पेंग क्यूजुई की एंट्री होती है। उन्हें देखते ही तमाम मास्टर्स एहतिराम में खड़े हो जाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। वो नौजवान अपने आइडल को अपने सामने देखकर एक्साइटमेंट में बोल उठता है, आप तो पेंग क्यूजुई हैं, दुनिया के महान तरीन हीरो। मेरे पास भी बिल्कुल आप जैसा वाइन पीने वाला बाउल है। मास्टर पेंग उसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं, तो तुम बैमा बाओ की जैंग फैमिली से हो और एक वफादार अफसर की नस्ल से हो, मगर तुमने मू तियानहू जैसे शख्स को अपना उस्ताद क्यों बनाया? मास्टर पेंग की यह बात सुनकर यंग मैन अफसोस से सर झुकाकर कहता है कि मैं अपने फादर की सेकंड वाइफ का बेटा हूं। असल में मैं उनका एल्डर सन हूं, लेकिन जब मैं 5 साल का था और फर्स्ट वाइफ का बेटा पैदा हुआ तो मुझे और मेरी मां को घर से निकाल दिया गया। यह सुनकर मास्टर लेडी मघूर
अंदाज में कहती है कि तो तुम एक बास्टर्ड चाइल्ड हो, लेकिन मास्टर पैंग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ठीक से बात नहीं कर सकती तो चुप रहो। यंग मैन थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर पैंग कह रहे हैं कि मेरे मास्टर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बेकार थे। क्या यह सच है? मैं इस बात को नहीं मानता। फिर मास्टर कहते हैं कि चलो वहां से शुरू करते हैं जहां ट्रेजर चोरी हुआ था, और काफी देर तक ट्रेजर के बारे में बहस होती रहती है। अगले सीन में मास्टर पैंग कहते हैं कि अब मैं समझ गया हूं कि तुमने परफेक्ट मार्शल आर्ट्स कैसे सीखी है। मास्टर ग्वान कहते हैं कि तुमने 7 स्कूल्स में से किसी से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि तुमने ये सब मुंह तियान हो से सीखा है, और तुमने ये गुनाह मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया है। इसलिए अब हम तुम्हें मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड से निकाल देते हैं और तुम्हारी एबिलिटीज भी छीन लेते हैं। क्या तुम अपना जुर्म मानते हो? यह सुनकर यंग मैन कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी भी 7 स्कूल्स की मार्शल आर्ट्स यूज नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। लेकिन मेरी स्लो क्लॉट टेक्निक मेरे पास रहने दें। यह एक लाइटनेस स्किल है जो मेरे मास्टर ने खुद क्रिएट की है। अगर मैंने कभी कसम तोड़ी तो आप सब मिलकर मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। मास्टर ग्वान कहते हैं कि तुम यकीन के काबिल नहीं हो, क्या हम तुम्हारे लिए पूरी मार्शल वर्ल्ड को दांव पर लगा दें? इस पर मास्टर पैंग कहते हैं कि इसने कल रात किसी की जान बचाई है, इसलिए इसे अपनी लाइटनेस स्किल रखने दी जाए जो इसकी अपनी क्रिएशन है। यह कहकर यंग मैन को वहां से निकाल दिया जाता है। आगे हॉल के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहां ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम अब यहां से चले जाओ और याद रखना कि तुमने एक कसम खाई है। यंग मैन कहता है कि मैं समझ गया हूं, और दिल में सोचता है कि कल ही मैं यहां आया था इस उम्मीद के साथ कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा, लेकिन आज मुझे 7 स्कूल्स की टेक्निक की चोरी की वजह से यहां से निकाल दिया गया है और मुझे मार्शल आर्ट्स यूज करने से भी रोक दिया गया है। यह सोचते हुए वो जंप करता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसका स्कार्फ एक छोटी लड़की के पास रह जाता है और वो सोचता रहता है कि क्या वाकई मेरे मास्टर ने मुझे चुराई हुई टेक्निक सिखाई थी। आगे हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की अब बड़ी हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड मैन बुरी हालात में जमीन पर पड़ा होता है और एक डॉक्टर उसके फैमिली मेंबर्स को मशवरा देता है कि वो किसी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट को ढूंढें जो इसे ठीक कर सके, और बताता है कि ऐसा शख्स तुम्हें किसी वाइन क्लब में मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है वाइन क्लब की तरफ जहां वही यंग मैन बैठा वाइन पी रहा होता है। उसके पास कुछ लोग बैठे होते हैं जो किसी और फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो बहाना बनाकर उसका सामान चुरा लेते हैं, लेकिन यंग मैन को इसका पता चल जाता है। वो कहता है कि आजकल लोग इतने डिसरेस्पेक्टफुल क्यों हो गए हैं? 10 साल से मैंने ना कोई मार्शल आर्ट्स परफॉर्म की है, ना किसी स्कूल का हिस्सा रहा हूं, और ना ही कोई असली विलन मिला, और तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो जबकि मैं मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के किनारे पर खड़ा हूं। ये कहते कहते उनके दरमियां फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान पूरा वाइन क्लब तबाह हो जाता है। एक लम्हे पर यंग मैन किसी टेक्निक का यूज करते करते खुद को रोक लेता है और कहता है कि मैं किसी और स्कूल की मार्शल टेक्निक यूज करने से बच गया, थैंक गॉड। सब लोग मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको चकमा दे देता है, पैसे वहां छोड़ देता है और कहता है कि ये तुम्हारी तोड़ फोड़ की पेमेंट है। असल में ये लड़का मिस्टर जैंग होता है जिसे ढूंढते हुए कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। फिर हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां पर मास्टर तांग कुछ एनिमीज को मार देते हैं और अचानक उनको फॉरेस्ट में किसी की आहट सुनाई देती है। वो पूछते हैं कौन है वहां। जैसे ही यंग मैन सामने आता है तो वो अपने आदमियों से कहते हैं कि किल हिम, लेकिन यंग मैन उन सोल्जर्स को मार देता है और मास्टर टांग से फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान मास्टर टांग को रियलाइज होता है कि वो उसे जानते हैं, तो वो कहते हैं क्या तुम 10 साल बाद, और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो खुद को फॉलन स्टारी नाइट रिवर टेक्निक से डिफेंड कर लेता है और एक स्नेक से मास्टर टांग पर हमला करता है। मास्टर टांग को बंदी बना लेता है और हॉर्स पर डालकर येनु पैलेस की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें उनकी एक 10 साल पुरानी साथी नजर आती है जो अब उन्हें अपना दुश्मन समझती है। उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और उनके ऑरा से पूरा फॉरेस्ट हिल कर रह जाता है। दोनों फाइट करते हैं, लेकिन मास्टर उस लड़की को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि अगली बार मिले तो फिर तुम्हें सिखाऊंगा कि असल में स्टारी नाइट फॉलन रिवर टेक्निक क्या होती है। गुड बाय।
फिर हम फिर से फॉरेस्ट देखते हैं जहां पर यंग मैन मोटे आदमी के साथ खड़ा होता है। अचानक पीछे से एक लंबा 14 हटाकता आदमी आकर उन पर तलवार रख देता है और कहता है टोल टैक्स दो, जिस पर मोटा आदमी हंसकर कहता है कि कौन सा टोल टैक्स, सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं और तुम ट्रीज का टैक्स लेना चाहते हो। इस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है अब मैं तुम्हारी जान लूंगा, और अपने एक साथी 11 को बुलाता है। उसे देखकर यंग मैन को एहसास होता है कि ये तो ताइहांग माउंटेन गैंग के लोग हैं। जैसे ही वो दोनों झेंगडोंगटिंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, यंग मैन बहुत ही तेजी से वहां से भाग निकलता है और उन पर एरो से हमला करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इसलिए वो भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी लगातार उनका पीछा करते हैं और उन पर बहुत सारी टेक्निक्स और मूव्स यूज करके अटैक करते जाते हैं। कुछ अटैक्स को देखकर मोटे आदमी को याद आता है कि ये तो मून एंड ब्लेड टेक्निक है। जैसे ही वो आदमी उस पर हमला करने लगता है, वो उसके प्रेशर पॉइंट पर अटैक करके उसे एक जगह जमा देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो मोटा आदमी अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए आया होता है। फिर हम देखते हैं कि बोट में बैठी एक लड़की झैंग को पहचान जाती है और उसे धमकी देती है कि आप मिस्टर जू को यहां तक लेकर आए हैं, अगर यह बात लुओ फैमिली को पता चल जाए तो आपके साथ क्या होगा। यह बोलकर वो वहां से भागने लगती है और झैंग उसका पीछा करता है, लेकिन वो बचकर भाग निकलती है और लुओ फैमिली को सब बता देती है। यह सुनकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनका सन इन लॉ इतनी दूर से यहां यांगजू आया है डिवोर्स पेपर्स के लिए। इधर दूसरी तरफ झैंग मोटे आदमी को डिवोर्स पेपर्स लिखने के लिए कहता है, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है और रोटे रोटे दुखी अंदाज में डिवोर्स पेपर्स पर सब कुछ लिख देता है। लेकिन वो पेपर पढ़कर जेंगे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर नहीं बल्कि लव लेटर लग रहा होता है। तो वो यंग मैन से फिर से डिवोर्स लेटर लिखने को कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिवोर्स लेटर्स लेकर झैंग डोंगटिंग और मोटा आदमी के इन-लॉज के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां गार्ड उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको ब्लड प्रेशर पॉइंट टेक्निक से एक जगह फ्रीज कर देते हैं। वहां लू आता है, जो अब झैंग डोंगटिंग को ब्रदर कहकर बुलाता है और उसके पांवों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन झैंग साइड होकर अंदर चला जाता है। लेकिन लुओ उसके सामने ड्रामा करने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जिस पर झैंग उसे पीट देता है। फिर हम देखते हैं कि लुओ उन्हें खाना खिलाता है और भाई पीने के लिए देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रात में अंधेरे में झैंग एक जगह रस्सी से बंधा हुआ होता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो अपने पास पड़े मोटे आदमी को जगाता है और कहता है कि लू फैमिली ने हमारे साथ धोखा किया है और हमें यहां बंद कर दिया है। वो दोनों बैठे आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि बाहर से फिर एक आवाज आती है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूं, तुम दोनों अपने आप को हमारे हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, नहीं तो आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अंदर बैठा झैंग कुछ सोच रहा होता है, फिर उठकर बाहर देखता है तो बाहर कोई सोल्जर नहीं होता, जबकि सामने वाले छत पर कुछ मास्टर्स खड़े होते हैं। ये वही माउंटेन मास्टर्स थे। फिर वो आकर घर के सामने खड़े होते हैं और अचानक झैंग और जू बैच्यू पर सोर्ड से हमला होने लगता है। इस हमले की वजह से आधे से ज्यादा घर टूट जाता है और अब वो माउंटेन मास्टर्स उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। फिर वो मास्टर्स उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं और अचानक अटैक से वो दोनों बाहर जाकर गिरते हैं। इतने में वो सब उसके गिर्द दायरा बना लेते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना डिफेंस कर रहा होता है। वो उन पर अटैक नहीं करता और अपने सामने परी तलवार को दूर फेंक देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कसम खाई थी कि वो मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को यूज नहीं करेगा। ये देखकर ऊपर खड़े मास्टर और लेडी यू और लियान आपस में बात करने लगते हैं। यू याओक्सिया सोचने लगती है कि शायद मैंने कुछ गलत देखा है। इसने लुओ फैमिली को नहीं मारा क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए भी किसी पर अटैक नहीं कर रहा, तो ये किसी को मार कैसे सकता है। इतने में सब माउंटेन मास्टर्स उसके इर्द गिर्द सर्कल फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसे देखकर मोटा आदमी कहता है कि ये तो आरहत फॉर्मेशन है और बताता है कि ये फॉर्मेशन फोकल पॉइंट से होती है और यही इसकी वीकनेस है। वो सब एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें पीछे ढकेलकर जू बैच्यू से पूछता है कि तुम्हें यह भी पता होगा कि इस फॉर्मेशन को तोड़ते कैसे हैं। तो जू बैच्यू कहता है कि इन सबको इस फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मास्टर ने मुझे सिखाया था कि फोकल पॉइंट ही वीकनेस होती है, जो कि ये बार बार चेंज कर रहे हैं। मुझे फोकस करने दो, मैं उनका फोकल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूं। वो उन्हें वन बाय वन ध्यान से देखने लगता है और फिर कहता है कि वो आदमी
जिसके आईब्रोज लंबे लंबे हैं, उसके लिप्स मूव कर रहे हैं, वो वही है, वही फोकल पॉइंट है। झैंग जल्दी से दौड़कर लंबे आईब्रोज वाले आदमी की तरफ जाता है। बाकी मास्टर्स उस पर हमला करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में मोटा आदमी नोटिस करता है कि सबसे बड़ा उनका आदमी आंखें फ्लिक कर रहा है, तो वो झैंग को बताता है कि फोकल पॉइंट चेंज हो चुका है। अब वो बड़ा आदमी फोकल पॉइंट है क्योंकि उसकी आंखें फ्लिक कर रही हैं। फिर कहता है कि अब फिर चेंज हो चुका है, अब ओल्ड मैन फोकल पॉइंट है। झैंग जल्दी से ओल्ड मैन की तरफ जाता है, लेकिन ओल्ड मैन उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है। मोटा आदमी कहता है कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब ओल्ड मैन उसे अपनी स्टिक से अटैक करता है, तभी फोकल पॉइंट फिर चेंज हो जाता है। तो झैंग कहता है कि मुझे पता है, मैंने देखा। जैसे ही वो भागकर साथ में की तरफ जाता है तो मोटा आदमी कहता है कि ये फोकल पॉइंट नहीं है, इन सब की आंखें भेंगी हैं, फ्लिक नहीं कर रही। फिर वो एक जोरदार जंप लगाता है और हवा में उड़ जाता है और जू से कहता है कि माइनर फॉर्मलेस टेक्निक यूज करो। इससे वो उन पर भारी पड़ने लगता है। इतने में उसके स्टमक में कुछ गड़बड़ होती है और उसकी वजह से सब दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर सब हार मान लेते हैं और उसे जाने देते हैं। तब वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। मास्टर यू पूछती है कि उन्हें ऐसे क्यों जाने दिया जा रहा है, तो लियोन कहती है कि मास्टर जानते हैं कब क्या करना है। इतने में 3 सोल्जर्स आते हैं जिनमें से एक फ्रीज हुआ था। वो आकर पूछते हैं कि मास्टर अब आगे क्या करना है। मास्टर गुआन फिर यू याओक्सिया से कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करो और पता करो कि वो दोनों क्रिमिनल्स कहां चले गए हैं। पर फ्रीज हुआ सोल्जर बहुत मुश्किल से बोलता है कि मास्टर क्या ऐसा हो सकता है कि वो ग्रीसियांग हाउस गए हों, लेकिन लियोन कहती है कि वो बहुत जल्दी में गए हैं। मुझे लगता है कि वो लिंगनान की तरफ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि लीग के सेफ हाउस में आकर ज़ैंग अपने मास्टर के मर्डर के बारे में वहां मौजूद आदमियों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इस बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि इस पर बाद में बात करेंगे। फिर ज़ैंग उनसे पूछता है कि क्या मैं और मेरा ब्रदर आपके सीक्रेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपका गैंग लीडर कौन है। इस पर आदमी कहता है कि तुम जल्दी ही उनसे मिलोगे, खुद ही पूछ लेना, और वहां से चला जाता है। भूख से उनका बुरा हाल होता है। तभी दरवाजे पर एक छोटा बच्चा नॉक करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूं। दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो बच्चा 100 कॉइंस मांगता है। जब वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो बच्चा बिना खाना दिए वहां से चला जाता है और ये दोनों बस देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद वो सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी ज़ैंग को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ, हम अपने मास्टर की सिखाई हुई मार्शल आर्ट्स का यूज करके पैसा कमाएंगे और अपना पेट भरेंगे। दोनों शहर में निकल जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करके अपने मूव्स और टेक्निक्स दिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वोन सिस्टर्स लुओ फैमिली के जले हुए घर के बाहर खड़ी होती हैं और सोच रही होती हैं कि ये सब किसने किया। एल्डर सिस्टर कहती है कि हमें किसी भी तरह ज़ैंग और जू बैच्यू को बचाना होगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये किसी और का काम है। वो कहती हैं कि हमें पता लगाना होगा कि किसने पूरी लुओ फैमिली को आग में जलाकर मार दिया, लेकिन उससे पहले हमें ज़ैंग और जू को इस इल्जाम से बारी करवाना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ैंग और जू आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक 3 सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलता। सोल्जर्स उन्हें बांधकर अपने साथ ले जाते हैं और जस्टिस हॉल में घुटनों के बाल बिठा देते हैं। वहां जज आता है और कहता है कि तुम दोनों लुओ फैमिली के मर्डर में एक्यूज्ड हो, लेकिन हम तियान गैंग जैसे नहीं हैं। हम कोई फैसला लेने से पहले एविडेंस चाहते हैं। फिर वो अपना तारुफ करवाता है कि मेरा नाम वैंग गुरचांग है और मैं मार्शल अलायंस के एग्जीक्यूशन हॉल का चीफ हूं, जो मार्शल वर्ल्ड के बड़े क्राइम्स के इंटेरोगेशन के लिए जिम्मेदार है। वो पूछता है कि क्या तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट करते हो, लेकिन ज़ैंग कहता है कि मैं और मेरा भाई बिल्कुल इनोसेंट हैं। जज इस बात को नहीं मानता और सोल्जर्स को हुक्म देता है कि इन्हें तब तक मारो जब तक ये अपना जुर्म कबूल ना कर लें। जैसे ही सोल्जर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं, ज़ैंग जोर से कहता है कि क्या आपने अभी नहीं कहा कि एक रिस्पेक्टेबल सेक्ट को एविडेंस की जरूरत होती है। इस पर जज सोल्जर्स को रोक देता है और दोनों को अलग अलग प्रिजन में डाल दिया जाता है। प्रिजन में ज़ैंग देखता है कि कुछ कैदी पहले से ही जंजीरों में बंधे हुए हैं। उनमें से एक आदमी
आदमी जैंग से कहता है कि तो तुम हो जिसने लू फैमिली को खत्म किया है। जैंग जवाब देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो आदमी कहता है कि अगर तुमने किया है तो मान लो, और गुस्से से उससे घूरता है। जैंग उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम लायन किंग डुआन टैंग हो। वो आदमी कहता है कि हाँ मैं वही हूं। जैंग हैरानी से कहता है कि तुमने तियानशान के उन सब डिसाइपल्स को मार दिया जो नाइटफॉल स्टार सोर्ड टेक्निक यूज करते थे। यह सुनकर डुआन टैंग गुस्से में कहता है कि यह टेक्निक मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि मैंने अपने कई साथियों को इसकी वजह से मारते हुए देखा है, इसलिए मैंने उन सब को मार दिया। फिर वो जैंग से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। जैंग घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, हम कभी नहीं मिले। लेकिन डुआन टैंग कहता है कि तुम उसी कमीने मास्टर के स्टूडेंट हो जिसने मार्शल आर्ट्स टेक्निक चुराई थी। वो बताता है कि कई साल पहले तुम्हारे मास्टर ने मीठी बातों से स्टारी फॉलन नाइट टेक्निक हीरोइन ये टिंग से हासिल की थी, इसीलिए तुम्हें भी वो सोर्ड टेक्निक जरूर आती होगी। ये कहकर वो धीरे धीरे जैंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे अपनी तरफ आता देखकर जैंग टेंशन में आ जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन फाइट में मैंने उसके फुटप्रिंट्स देखे थे जो बिल्कुल ऐसे ही थे। फिर वो जेंग को याद दिलाता है कि वॉल्स पर बने हुए निशान देखो, क्या ये फेमिलियर नहीं है? जेंग कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आया, तुम सही कह रहे हो, यहाँ कुछ मिस्टीरियस हुआ है और ये सब मास्टर की डेथ से कुछ टाइम पहले ही हुआ था। दोनों और भी एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं और वहां क्या क्या हुआ होगा उसको इमेजिन करने लगते हैं। यंग मैन कहता है कि हमने ये बात कंफर्म कर ली है कि ये 3 सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स लॉर्ड गान के हैं। फिर वो लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। उन्हें एक और पॉसिबिलिटी मिलती है, हो सकता है कि उन 2 अटैकर्स के साथ तीसरा इंसान मास्टर ग्वान हो और ये बात मास्टर लियान को पता चल गई हो, इसलिए उन तीनों ने मिलकर मास्टर लियान पर अटैक किया हो, जिसके जवाब में लियान ने मास्टर ग्वान को किल कर दिया और खुद भी इंजर्ड हो गई। ये सब वो अपनी इमेजिनेशन में देख रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जू बेक्यू कहता है कि गोंग तियानिंग भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि लियान ने मास्टर ग्वान के हाथ से आयरन बॉक्स स्नैच किया था, जबकि हॉल में उस बॉक्स में वाटरमेलन था। गोंग तियानिंग ने यह भी कहा था कि रियल ब्लड लेटर बॉक्स उसने मास्टर को दिया था, तो फिर वो असली बॉक्स कहां गया और उसकी जगह फेक बॉक्स कैसे आ गया? मतलब वो झूठ बोल रहा है और लियान ने मास्टर के हाथ से बॉक्स स्नैच नहीं किया था। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक मास्क्ड मैन उन पर अटैक कर देता है। जेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जू बेक्यू बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। जेंग उसे उठाकर वहां से जंप करता हुआ भाग जाता है और कहता है प्लीज आंखें बंद मत करना, सो मत जाना। लेकिन वो मास्क्ड मैन उनके पीछे पीछे आता रहता है और अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास भेजने वाला हूं और तुम दोनों को रास्ते से हटा दूंगा। जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक बीच में क्यूतोंग आकर उसका अटैक रोक देती है और जेंग को जू बेक्यू के साथ वहां से जाने को कहती है। खुद वो मास्क्ड मैन से फाइट करने लगती है, लेकिन मास्क्ड मैन उसे गिरा देता है। ये देखकर जेंग रुक जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जू बेक्यू फिर से उठकर मास्क्ड मैन पर अटैक कर देता है और कहता है ब्रदर, आपको अपना प्रॉमिस तोड़ने की जरूरत नहीं है। मास्क्ड मैन वहां से भाग जाता है और जू बेक्यू जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जेंग और क्यूतोंग उसे उठाकर एक घर में ले आते हैं, जहां वो एक आदमी से मेडिसिन मांगते हैं ताकि उसका इलाज कर सकें। उसकी इंजरी देखकर जेंग को याद आता है कि उसके मास्टर की बॉडी पर भी ऐसी ही चोट थी। फिर क्यूतोंग उसे बिठाकर उसके जख्मों का इलाज करने लगती है। फिर जू बेक्यू ठीक हो जाता है। च्यूतोंग और जेंग वहां बैठे होते हैं। तब च्यूतोंग उससे कहती है कि ये सब मास्टर लियन का फॉल्ट नहीं है। इस पर जेंग कहता है तो क्या फिर लू फैमिली ने खुद सब कुछ फेक प्लान किया था ताकि वो सबको डिसीव कर सकें? क्या ये सब मास्टर लियन का आइडिया था? क्यूतोंग कहती है कि ये बात आपको खुद मास्टर लियन से पूछनी पड़ेगी। इसके बाद जेंग प्रिजन में लियन से मिलने चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मास्टर लियन प्रिजन के अंदर होती है और जेंग बाहर बैठकर उसे कहता है कि मैं जानता हूं आप एक हीरो हैं। फिर वो उसे देखकर कहता है कि आज तो आपको मिस लियन कहकर बुलाना होगा क्योंकि आप फीमेल ड्रेस में हैं। लियन पूछती है क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है? क्या आप भी मुझे ब्लेम करते हैं? जेंग कहता है मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूं? तुम ही तो थी जो शुरू से मेरी हेल्प करती रही हो, मेरा साथ देती रही हो। मार्शल आर्ट्स अलायंस में भी तुमने ही हमें प्रोटेक्ट किया था। जेंग नीचे बैठा होता है और उसकी बातें सुनकर लियन उसके पास आकर सामने बैठ जाती हैं। जेंग उसे एक कप चाय देता है और वो पी लेती है। फिर जेंग कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो या फीमेल, लेकिन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में आप एक हीरो हैं, हीरो मास्टर लियन।
लियन और हम तो हमेशा से ही फ्रेंड्स रहे हैं। मास्टर ओ मिस लियन। लियन कहती है कि ये फ्रेंडशिप ज़ैंग डोंगटिंग के नाम से अकॉम्प्लिश्ड है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी जब तक मेरी डेथ नहीं आ जाती। दोनों फिर चाय पीने लगते हैं। फिर लियन पूछती है आप कब जा रहे हैं? ज़ैंग कहता है कहां? तो लियन कहती है टूर्नामेंट में। क्या आपको याद नहीं, वो लियोंग टूर्नामेंट? ज़ैंग कहता है मैं कैसे भूल सकता हूं लुओंग टाउनशिप को। जब मैं पहली बार मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में आया था तो यही टूर्नामेंट मेरी इंस्पिरेशन था। लियन खड़ी होती है और कहती है फिर ठीक है, मैं आपको लुओयांग में ही देखूंगी। ज़ैंग हैरान होकर पूछता है वो कैसे? तो लियन कहती है ये मुझे ज्यादा देर यहां नहीं रख सकते। नेक्स्ट हम जस्टिस हॉल के बाहर का सीन देखते हैं जहां यू यॉक्सिया वॉल पर बने मार्क्स और ब्लड स्टेन्स को बहुत ध्यान से देख रही होती हैं और एल्डर वांग भी सोल्जर्स के साथ वहां प्रेजेंट होता है। मास्टर यू सब कुछ एग्जामिन करके कहती है कि ज़ेंग बिल्कुल सही कह रहा था। मास्टर गुआन और बाकी दो मास्टर्स यहां मौजूद थे। इस पर एल्डर वांग आगे बढ़कर मास्टर यू से कहता है कि प्लीज इस बात को सीक्रेट ही रखें और किसी को ना बताएं। इस पर वो लड़की मुस्कुराते हुए उससे कॉइन्स की डिमांड करती है तो एल्डर वांग इशारे से अपने सोल्जर को कहता है कि उससे एक कॉइन बैग दे दे। कॉइन बैग लेकर मास्टर यू यॉक्सिया खुशी खुशी वहां से चली जाती है। एक सोल्जर कहता है कि ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, जल्दी लोगों को सब पता चल जाएगा। लेकिन एल्डर वांग कहता है कि पहले लुआंग टूर्नामेंट देखने चलते हैं, बाकी सब बाद में हैंडल करेंगे। फिर हम लुआंग का सीन देखते हैं जहां एक लड़का सिल्वर बो दिखा रहा होता है और कहता है कि क्या ये मेरे फादर का है? वहां खड़े कुछ लड़के कहते हैं कि हमने सुना है कि ओल्ड मास्टर ज़ैंग ने एक बार मास्टर पैंग से जस्टिस के लिए इसी बो से फाइट की थी। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मास्टर पैंग मेरे फादर के क्लोज फ्रेंड थे। तब वहां खड़ा एक और लड़का कहता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी थी जब तक इन्होंने ज़ैंग डोंगटिंग को पैदा नहीं किया था। ये बात सुनकर वो लड़का गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा भाई कैसा है और कैसा नहीं, इसका फैसला बैटलफील्ड या मास्टर्स करेंगे, तुम जैसे बेकार लोग नहीं। इसलिए अगले बार ब्रदर ज़ैंग के बारे में कुछ बोलने से पहले सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में हॉल में एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि क्यों उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते जिसे मार्शल आर्ट से निकल दिया गया था। उस आदमी को देखकर ज़ेंग का ब्रदर पूछता है कि ये यूजलेस आदमी कौन है? तो एक लड़का उसके कान में धीरे से कहता है कि ये मास्टर योंग है। मास्टर योंग कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस लुआओयांग टूर्नामेंट के बाद पूरा मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड जान जाएगा कि मैं कौन हूं और हर कोई नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर सोर्ड को भी पहचान लेगा। इस पर ज़ैंग का ब्रदर कहता है कि ये टेक्निक हमारी है और तुम्हारा या तुम्हारे यो वुमेन्स क्वार्टर पैलेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मास्टर योंग पूछता है कि तुम्हारा उस यूजलेस ज़ैंग से क्या रिलेशन है? ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है हाउ डेयर यू, और तुरंत एरो से अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई की वजह से हॉल की चीजें टूटने लगती हैं। आखिर में ज़ैंग का ब्रदर नीचे गिर जाता है और मास्टर योंग उसकी चेस्ट पर पांव रखकर जोर से दबा देता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरा भाई तुमसे जरूर बदला लेगा और मास्टर योंग जवाब देता है कि ज़ैंग डोंगटिंग को जरूर बताना कि मास्टर योंग ने उसे कैसे मारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेंग लुआंग टूर्नामेंट के लिए वहां आ रहा होता है और उसके साथ जू बी क्यू और क्यूतोंग भी होते हैं। वो सब आपस में बात करते हुए लुआयांग की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी बग्गी को एक मास्टर रोकता है और कहता है कि हमने कितना रास्ता घेर रखा है, थोड़ा जल्दी चलो। इस पर एक मोटा आदमी बाहर सर निकलकर कहता है कि मैं इंजर्ड हूं, इसलिए हम आराम से सफर कर रहे हैं। ये सुनकर वो मास्टर सॉरी कहता है और अपनी लाइटनेस स्किल यूज करके आगे निकल जाता है। ये देखकर जू बेक्यू बहुत इंप्रेस हो जाता है, जबकि यूतोंग कहती है कि ये ही स्पेशल टेक्निक्स मार्शल आर्ट्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं और जब कोई इस रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर वो आम लोगों जैसा नहीं रहता। जू बेक्यू बाहर देखकर कहता है कि ये लोग भी कितने स्किल्ड हैं। जब क्यूतोंग बाहर देखती है तो कहती है कि ये तो तियान शान के लोग हैं। वो लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये तो सीनियर सिस्टर लुओ हैं। फिर वो पूछता है कि आप सेंट्रल प्लेन्स के इन ट्विन विलन्स के साथ क्यों हैं? तब एक लड़की उसे धक्का देकर कहती है कि बेकार बातें मत करो और सीनियर सिस्टर से कहती है कि तियान शान सेक्ट में अब सिर्फ आप और मास्टर लियान ही वो दो लोग हैं जो नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर सोर्ड के बारे में जानते हैं। फिर वो सब उन्हें हवा में उड़ाकर आगे ले जाते हैं और लुआयांग में लैंड करते हैं। सिटी में अचानक दो हॉर्समैन बहुत तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ज़ेंग तुरंत जाकर उन्हें रोकता है और वो बताते हैं कि मास्टर योंग ने यंगर ब्रदर को मार दिया है। ये सुनकर ज़ेंग भागते हुए निकल पड़ता है। उसकी इमेजिनेशन दिखाई देती है जहां वो अपने छोटे भाई को
बचपन में देखता है, फिर जवान होता हुआ और फिर जमीन पर गिरकर मर जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां असल में उसका यंगर ब्रदर जमीन पर डेड पड़ा होता है और जेंग उसके पास खड़ा रो रहा होता है। तब वहां जू बेक्यू और क्यूतोंग भी आ जाते हैं और जेंग उन्हें बताता है कि इसकी मदर ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, लेकिन ये मेरा भाई था। जू बेक्यू पूछता है कि अब तुम रिवेंज लोगे? इस पर जेंग कहता है कि हमारे रूल्स के मुताबिक ब्लड रिलेशनशिप का बदला लेना जरूरी होता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जू कहता है कि अगर तुम मार्शल आर्ट्स यूज करोगे तो तुम्हारे टेंडन्स कट हो जाएंगे, लेकिन जैन जवाब देता है कि ब्रदर डोंगले यहाँ सिल्वर बो के साथ आया था, वो ये बो मेरे लिए लाया था। वो याद करता है कि 12 साल पहले उनके फादर उन्हें लोयांग टूर्नामेंट दिखाने लाए थे और उसने अपने भाई से कहा था कि 12 साल बाद वो टूर्नामेंट जीतकर स्वॉर्ड मास्टर का टाइटल हासिल करेगा। उसके बाद दोनों अलग हो गए थे और जैंग कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि 12 साल बाद वो ऐसे मेरे लिए वापस आएगा। फिर वो कहता है, सीनियर ब्रदर, आपका सैक्रिफाइस मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं ये है से जरूर रिवेंज लूंगा, और स्वॉर्ड लेकर बाहर निकल जाता है। इतने में एक आदमी उसे पुकारता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर लियन को कोर्ट की परमिशन से लुआओलियांग लाया गया है और वो तुमसे मिलना चाहती है। जैन तुरंत उससे मिलने जाता है। वहां बैठकर लियन उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लुओयांग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, अपने डिसिपल्स की डेथ का बदला लेने के लिए और तुम्हारे लिए भी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारा रिवेंज लेने में। जैंग कहता है कि तुम्हारी करंट कंडीशन में ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन लियन उसकी बात काट कर कहती है कि मैं जानती हूं तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने लुआओयांग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तो मार्शल अलायंस के एग्जीक्यूशन रूल्स की वजह से अलायंस के लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये सब बातें बाहर खड़े जू बेच्यू और क्यूतोंग सुन रहे होते हैं। जू कहता है कि बिग ब्रदर बहुत अपसेट लग रहे हैं, जबकि क्यूतोंग कहती है कि ब्लड रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स और डेथ बहुत दर्द देती हैं, लेकिन फिक्र मत करो, आज रात लुओयांग टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिर सब कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट हम नाइट का सीन देखते हैं जहां आग जलाकर लुओयांग टूर्नामेंट का ओपनिंग किया जाता है। हर तरफ फायर लाइट्स जल रही होती हैं, ड्रम्स बज रहे होते हैं और एक लेडी बीच में आकर अनाउंस करती है कि अरीना सेट हो चुका है, टूर्नामेंट अब स्टार्ट होता है। हर तरफ रोशनी और फायरवर्क्स का माहौल होता है। फिर हम देखते हैं कि लाइटनिंग ड्रैगन्स जैसी रोशनी अरीना के ऊपर घूम रही होती है और एक आदमी अभी भी ड्रम बजा रहा होता है। मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स अरीना में एंटर होते हैं और इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। हर साल फूल वैसे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले लोग बदल जाते हैं। ये लुओयांग टूर्नामेंट हर 12 साल में होता है और इन 12 सालों में लोग पैदा होते हैं, मारते हैं, अपना नाम बनाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। अब ये टूर्नामेंट फिर से हो रहा है और उम्मीद है कि इसके एंड पर हमें बेस्ट स्वॉर्ड चैंपियन मिलेगा। फिर जजेस का इंट्रोडक्शन होता है। शाओलिन के मास्टर हु, यूएनयू पैलेस से एल्डर मुरोंग यान, तियानशान बोटिंग हाउस के मास्टर जोंग जेनकुन, हीरो टावर के हुआ चाओ, सोंगशेन सेक्ट के चीफ एल्डर जाओ रुगंग और गुआनजोंग सेक्ट की न्यू लीडर मे चिंगलियन। सब जजेस को सीट लेने के लिए कहा जाता है। जू बीक्यू ये देखकर जैंग से कहता है कि ये तो वही लेडी है और जैंग कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गुआनजोंग सेक्ट की लीडर बन जाएगी। फिर फाइट स्टार्ट होती हैं और डिफरेंट सेक्ट्स के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जू पूछता है कि क्या ये किसी के लिए भी फ्री एंट्री है, तो जैंग समझाता है कि माइनर चैंपियन बनने के लिए 3 मैचेस जीतने होते हैं, फिर मेजर चैंपियन बनने के लिए फिर से 3 मैचेस जीतने होते हैं और उसके बाद ही कोई स्वॉर्ड चैंपियन के टाइटल के लिए कंपीट कर सकता है। अनाउंसमेंट होती है कि फैंग रुलान ने फर्स्ट राउंड जीत लिया है। फिर सेंट्रल प्लेन्स के मार्शल आर्टिस्ट अरीना में गैदर होते हैं और फाइट शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि एलाओ माउंटेन स्वॉर्ड गेट के फैंग कोंगजी ने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत लिए हैं और सिर्फ एक और जीत से वो चैंपियन बन जाएगा। चैलेंज के लिए जोंग जिलिन अरीना में आता है और दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। वो सनसेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे देखकर सब लोग डिस्कस करने लगते हैं। काफी देर तक फाइट चलती है और आखिर में मास्टर फैंग अटैक करता है, जिससे जोंग शिलिन अरीना से बाहर गिर जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि फैंग ने 3 फाइट्स जीत ली हैं और वो आज का 3 विक्ट्री चैंपियन बन गया है। नेक्स्ट फाइट्स में नए सेक्ट्स के मेंबर्स आते रहते हैं और अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स और स्वॉर्ड स्किल्स दिखाते हैं। जब एक फाइटर हार जाता है तो उसकी बॉडी को मेडिसिन रूम की तरफ ले जाया जाता है। जैंग और जू बीक्यू उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि रूम से कुछ ब्लैक ऑरा वाले लोग बाहर आते हैं और बेहोश इंसान को ले जाने की कोशिश करते हैं। एक सोल्जर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जैंग और जू भी उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन सोल्जर गलत समझ लेता है कि ये दोनों भी किडनैपर्स के साथ हैं और उन पर अटैक कर देता है। अपनी हिफाजत के लिए जू बेक्यू उस सोल्जर मास्टर को फ्रीज कर देता है। इधर दूसरी तरफ ज़ैंग डोंगटिंग अभी मास्टर
योंग का पीछा कर रहा होता है। उसे चेस करते करते जैंग वापस उसी जगह आ जाता है जहां उसके ब्रदर को मास्टर योंग ने किल किया था। वहां की कंडीशन और एरोस देखकर जैंग सब कुछ इमेजिन करने लगता है। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, हेलो जैंग डोंगटिंग। उस आदमी को देखकर जैंग पहचान जाता है और कहता है, तुम लीग मेंबर हो ना, मुझे बताओ तुम लोग जोंग शिलिन को अपने साथ क्यों ले गए हो। वो जवाब देता है कि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और अगर तुम मुझे फाइट में हरा दो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। फाइट के रूल्स के मुताबिक अगर जैंग अपने ओपोनेंट लीग मेंबर का एक हेयर हासिल कर ले तो वो उससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जितने हेयर्स उतने सवाल। पहले जैंग एक हेयर के बदले पूछता है कि वो लोग जोंग शिलिन को क्यों ले गए और तुम्हें ये मिशन किसने दिया है। लीग मेंबर बताता है कि ये मिशन उससे असेंबली ने दिया है। दूसरे हेयर के बदले जैंग पूछता है कि जोंग शिलिन की आइडेंटिटी क्या है, तो वो कहता है कि मेरे ख्याल में वो इवल कल्ट का मेंबर है। इतने में बाहर से अनाउंसमेंट होती है कि आज की सोर्ड कंपटीशन यहीं खत्म होती है और कल दोबारा यहीं से कंटिन्यू होगी। उस वक्त जैंग और लीग मेंबर की फाइट पीक पर होती है। जैंग उसे अपने एरोज में जकड़ लेता है और पूछता है कि जोंग शिलिन कहां है। विसल के इशारे पर एक डोर खुलता है जहां दो सोल्जर्स और जोंग शिलिन मौजूद होते हैं। जैंग उसके पास आता है, उसके फेस पर टैप करता है और कहता है, मुझे पता है तुम होश में हो, एक्टिंग बंद करो और उठ जाओ। इतने में जोंग अपने मुंह से पर्पल कलर का मटेरियल निकालता है जिससे दोनों सोल्जर्स जलकर मर जाते हैं और वो वहां से भागने लगता है। लेकिन जैंग एरोस से उस पर अटैक करके उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम्हें ये मूव्स किसने सिखाए और मुतियानहो को किसने किल किया। जोंग हंसने लगता है। तब पीछे से लीग मेंबर उसकी चेस्ट पर जोर से पांव रखकर उसे दबाता है और कहता है कि जो पूछा जा रहा है उसका सही जवाब दो। दर्द की वजह से जोंग बोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता एक अननोन पर्सन बाहर से अटैक करके उसे मार देता है। इस अटैक से लीग मेंबर का पांव भी जख्मी हो जाता है। वो दर्द में पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा अटैक करने की। तब वहां मास्टर योंग एंटर होता है। उसे देखकर लीग मेंबर उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। लेकिन मास्टर योंग उसका अटैक डिफेंड कर लेता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जैंग जोंग शिलिन को चेक करता है तो वो मर चुका होता है। जैंग दोनों की फाइट रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर योंग डेड जोंग शिलिन की बॉडी में स्वॉर्ड घुमाकर कहता है कि तुम्हारा यंगर ब्रदर भी इसी तरह मेरे हाथों मारा गया था। ये सुनकर जैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो एरोस से मास्टर योंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन अचानक जू बेचू की आवाज आती है जिससे वो रुक जाता है। मास्टर योंग कहता है कि तुम्हें ह्यूमिलिएटिंग देखना तुम्हें मरने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। लीग मेंबर आगे बढ़कर जोंग शिलिन को चेक करता है और कहता है कि वो मर चुका है। फिर वो कहता है कि जरूर मास्टर योंग विटनेसेस को खामोश करवाना चाहता है। जैंग कहता है कि हमें लुआंग में सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा ताकि पता चल सके कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। जब वो डेड बॉडीज को चेक करते हैं तो जैंग को बूट्स के नीचे गन पाउडर मिलता है। नेक्स्ट सीन में टूर्नामेंट दोबारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले चिंगजो का पैंग अरीना में आता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तभी एक स्ट्रॉन्गमैन एंटर होता है और कहता है कि मैं जैंग हैंग तुम्हें चैलेंज करता हूं, लेकिन पैंग उसे एक ही पंच में अरीना से बाहर फेंक देता है। फिर दो और वॉरियर्स उसे चैलेंज करते हैं, लेकिन पैंग दोनों से फाइट करके उन्हें हरा देता है और मैच जीत लेता है। दूसरे राउंड में श्याओ जोंगवे चैलेंज करता है और बैलीज़ां उसका ओपोनेंट होता है। इस फाइट में श्याओ जीत जाता है। अचानक एक मोटा हैमरमैन अरीना में एंटर होता है और श्याओ पर अटैक करता है। वो चीटिंग करता है, लेकिन फिर भी श्याओ जोंगवे उसे हरा देता है और सेकंड मैच भी जीत लेता है। इतने में एक सोल्जर जैंग के पास आता है और कहता है कि जजेस ने उसे बुलाया है। जैंग तुरंत जजेस के पास जाता है। जजेस उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ईवल कल्ट की न्यूज़ स्प्रेड की है। जैंग कहता है कि हाँ, ये सच है कि जोंग शिलिन डेविल कल्ट का मेंबर था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। एक फीमेल जज पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, क्योंकि ये हमारे सेक्ट की रेपुटेशन का सवाल है। तब एक जज बताता है कि ये लेडी मेई हैं, गुआन जोंग सेक्ट की लीडर। जैंग कहता है कि गुआंग जो हीरोज असेंबली का मेंबर है इस बात को कंफर्म कर सकता है। एक मास्टर कहता है कि हमें इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया और कहता है कि ये टूर्नामेंट देखने के लिए अच्छी जगह है, क्या तुम यहाँ रुकना चाहोगे। जैंग मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद जजेस आपस में बात करते हैं कि ये एक सीरियस सिक्योरिटी इशू है। अगर ईवल कल्ट के लोग यहाँ मौजूद हैं तो वो सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें जल्दी से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे और हर अटैक के लिए रेडी रहना होगा। एक जज कहता है कि हर एरिया में डिसिप्लिन्स मौजूद हैं, उन्हें ऑर्डर दिया जाएगा कि वो अपने अपने एरियाज को थरोली सर्च करें और लुआंग में डेविल कल्ट के ट्रेस
रेस ढूंढें। ओल्ड मास्टर कहता है कि अगर हीरोज असेंबली इस जिम्मेदारी को लेकर ईवल कल्ट को आइडेंटिफाई कर ले तो सब लोग सेफ हो जाएंगे। फिर लेडी में थोड़ा आगे बढ़ती है और कहती है कि ओवरनाइट मुझे सेक्ट का न्यू लीडर बनाया गया, इसलिए मुझे अभी अलायंसेस के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं यहां से वापस जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी और उम्मीद करती हूं कि आप सब मेरा साथ देंगे। इस पर एक मास्टर कहता है यस ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ एरिना में मास्टर ली फाइट के लिए आता है, जिसे देखकर सब दर्शक उसका समर्थन करते नजर आते हैं। शाओ और ले के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसे ऑडियंस बहुत इंजॉय कर रही होती है। दोनों फाइटर्स अपनी अपनी टेक्निक्स और मूव्स दिखाते हैं। इसी दौरान ओल्ड मास्टर झेंग और जू बीक्यू से कहता है कि क्या तुम दोनों जानते हो कि मु तियान हाओ ने भी लुआंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। फिर वो 24 साल पहले की बात बताता है कि उस वक्त सोर्ड टाइटल कंपटीशन में तुम्हारे मास्टर मु तियान हाओ और पेंग क्यू जू के दरमियान डुएल हो रहा था। जब उनका आधा डुएल हो चुका था तब एक खबर आई कि डेविल कल्ट हीरो पास पर अटैक कर रहे हैं और उसी वक्त ताइहंग माउंटेन के लोगों ने यान्युए के अंडर शाओलिन टेंपल को घेर लिया था। यह सब इमेजिनेशन के थ्रू दिखाया जाता है, जहां मु तियान हाओ और पेंग क्यू जू अपना डुएल रोक देते हैं और डिसाइड करते हैं कि मु तियान हाओ डेविल कल्ट के खिलाफ लड़ेगा और पेंग क्यू जू ताइहंग माउंटेन फोर्सेस का सामना करेगा। दोनों में से जो भी सक्सेसफुल होगा वही इस बार सोर्ड जेंटलमैन का टाइटल जीतेगा। इतने में जू बीक्यू की आवाज इमेजिनेशन तोड़ देती है और वो पूछता है कि फिर क्या हुआ, क्या हमारे मास्टर जीत गए। ग्रैंड ओल्ड मास्टर बताता है कि मु तियान हाओ को 4 साल लग गए डेविल कल्ट के तमाम मेंबर्स को ढूंढने में और फिर वो बड़े ग्रेस के साथ हेडक्वार्टर्स वापस आए। जेंग फिर सवाल करता है कि अगर मेरे मास्टर इतने बड़े हीरो थे तो फिर उन्हें लोग बुरा क्यों कहते हैं, उन्हें थीफ क्यों बुलाया जाता है और वो सबके लिए डिसग्रेस क्यों है। लेकिन ओल्ड मास्टर इस बात को छुपाते हुए कहता है कि इसकी सच्चाई तुम्हें खुद ही ढूंढनी होगी। फिर एरिना का सीन वापस दिखाया जाता है, जहां शाओ फाइट में डिफिकल्टी फेस कर रहा होता है। तब लेडी में उसे गाइड करती है कि शाओ फैमिली की स्पीयर टेक्निक यूज करो। वो पूरी फाइट के दौरान यूज अलग अलग टेक्निक्स बताती रहती हैं। शाओ उन टेक्निक्स को यूज करता है जहां एक ग्रीन ड्रैगन जैसा इफेक्ट नजर आता है। यह देखकर उसका ओपोनेंट शॉक हो जाता है और अपनी फोकस खो देता है। शाओ अटैक करता है लेकिन यूज हर्ट नहीं करता और ओपोनेंट खुद ही फाइट विड्रॉ कर लेता है। इस तरह शाओ फैमिली फिर से जीत जाती है और ऑडियंस क्लैपिंग, शाउटिंग और हूटिंग के साथ उसे कांग्रेचुलेट करती है। इसके साथ ही आज के लिए लुओयान टूर्नामेंट ऑफिशियली एंड हो जाता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि अरीना में मास्टर योंग एंटर होता है और कहता है कि कल मैं सबको फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जज जाओ कहता है कि चैंपियंस के मैचेस 3 दिन बाद होंगे, लेकिन वो बीच में ही टोक कर कहता है कि यह टूर्नामेंट स्किल सीखने के लिए है, सिर्फ जीतने के लिए नहीं। फिर कहता है कि उम्मीद है कि आप मुझे चैलेंज करने से नहीं रोकेंगे और ना ही टूर्नामेंट को स्पॉइल करेंगे। इसके बाद वो अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि मैं यूएनओ पैलेस की स्पेशल नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर सोर्ड टेक्निक का यूज करके चैंपियंस को चैलेंज करना चाहता हूं। उसकी सोर्ड से निकालता हुआ पर्पल ओरा बहुत ही दिलचस्प होता है, जिसे देखकर ऑडियंस गॉसिप करने लगती है और कहती है कि मास्टर योंग के पास मून नाइट की सोर्ड है। यह सब देखकर तियानशान सेक्ट की एक लड़की आगे आती है और कहती है कि यूएनओ पैलेस कब से नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर सोर्ड का मालिक बन गया। वो सोचती है कि गोंग योंग ने ना सिर्फ पर्पल ग्लो सोर्ड चुरा है बल्कि तियानशान सेक्ट की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी हासिल कर ली हैं। लेकिन यह सोर्ड उसके पास कैसे आई? जज जाओ कहता है कि आज का टूर्नामेंट यहीं खत्म होता है और सबको कल सुबह जल्दी आने को कहता है। यह सुनकर योंग मुस्कुराता है और कहता है कल योंग तियान यिंग तुम सबका अरीना में इंतजार करेगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ल्यूयान टूर्नामेंट का थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले एरिना में यू वुमेन पैलेस का चैंपियन मास्टर योंग तियानिंग एंटर होता है। फर्स्ट फाइट विमेन पैलेस वर्सेस पेंग ची फ्रॉम पेंग फैमिली के दरमियान शुरू होती है। लेकिन फाइट से पहले पेंग ची लड़कियों से मजाक करते हुए कहता है कि कौन खुशनसीब मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। यह सुनकर उसका ओपोनेंट कहता है क्या तुम्हें वकाई लगता है कि तुम मैच मेकिंग के लिए जिंदा रहोगे? इसके बाद दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जैंग अपने रूम में जियांगू की न्यूज का इंतजार कर रहा होता है। इतने में एक सोल्जर आता
आता है और उसे एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कम विथ मी फॉर अ मोमेंट। अब कौन है जो ज़ैंग को अपने साथ ले जाना चाहता है, ये देखने के लिए ज़ैंग और जू बेक्यू चुपते चुपते क्राइम सीन की तरफ जाते हैं। ज़ैंग जू को बताता है कि जैसा तुम जानते हो मुझे जोंग शीलिन के शूज के नीचे गन पावर मिला था, इसलिए मुझे सब कुछ बहुत सस्पिशियस लग रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने ज़ांग यू की हेल्प ली है। जू कहता है कि हो सकता है यहां कहीं गन पाउडर स्टोर किया गया हो। वहां दोनों को एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। ज़ैंग कहता है कि लगता है एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है और फिर जमीन पर पड़ा एक स्ट्रेंज टुकड़ा उठाकर देखने लगता है। वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो जमीन पर गिरा हुआ गन पाउडर नजर आता है। वो इमेजिन करते हैं कि कुछ लोग यहां से गन पाउडर चुरा कर ले गए हैं। फिर वो उस पाउडर के निशानों का पीछा करते हुए बाहर निकलते हैं। ज़ैंग तुरंत हाउस टॉप पर चढ़ जाता है जहां से पूरा टूर्नामेंट एरिना क्लियरली दिखाई देता है। वो जू की तरफ एक स्वॉर्ड कपड़े में लपेट कर फेंकता है और कहता है कि इसे सेफ रखना, जब हम वापस अरीना में जाएंगे तो ये किसी को नजर नहीं आनी चाहिए। फिर कहता है कि लगता है आज रात जरूर कुछ भयानक होने वाला है। नेक्स्ट हम अरीना का सीन देखते हैं जहां मास्टर योंग और पैंग ची के दरमियान अभी भी फाइट चल रही होती है। पैंग अपने इनविजिबल हैंड्स को ऑरा से विजिबल कर लेता है और 4 हाथों से अटैक करने लगता है। उसकी स्ट्राइक से अरीना का फ्लोर टूटने लगता है, लेकिन मास्टर योंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है स्टिल सो वीक। दूसरी तरफ ज़ैंग भागते हुए मास्टर लियान के पास आता है और कहता है कि मेरी मदद करो अरीना की सराउंडिंग्स चेक करने में। मुझे लगता है कि डिमोनिक कल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान कर रहा है, शायद वो लुआंग टाउनशिप को ब्लो अप करने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर मास्टर लियान बहुत शॉक और वरीड हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच है। ज़ैंग कहता है कि मैं 80% श्योर हूं। मास्टर लियान अपने साथ मौजूद मेंबर से कहती है कि मैं यहां से जा नहीं सकती, मुझे परमिशन नहीं है, इसलिए तुम सब ब्रदर ज़ैंग के साथ जाओ और पूरी जगह सर्च करो। सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं एरिना को चेक करने के लिए, लेकिन लियान जू बेक्यू को रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उस घर में छुपी हुई स्वॉर्ड लाकर दे सकते हो और कोशिश करो कि यह बात किसी और डिसाइपल को पता ना चले। जू हां में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। सीन कट होता है और दूसरी तरफ जजेस ज़ैंग के लाए हुए बॉडी पीस को देख रहे होते हैं। उसे देखकर वो कहते हैं कि यह बॉडी का ऐसा पार्ट है जो ईवल कल्ट की नीडल के जहर को अब्सॉर्ब कर रहा है। जरूर कुछ सस्पिशियस है, हमें टूर्नामेंट को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन एक लेडी मास्टर गुस्से में कहती है कि क्या तुम इस नॉनसेंस वजह से टूर्नामेंट पोस्टपोन करना चाहते हो। फिर मास्टर मेई कहती है कि मैंने ऑलरेडी डिसिप्लिन्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है और वो लोग अरीना के सराउंडिंग्स में मौजूद हैं। एक मास्टर कहता है कि अगर ईवल कल्ट ने कुछ प्लान भी किया है तो भी वो कामयाब नहीं होंगे। वहां एरिना में फाइट अभी भी कंटिन्यू हो रही होती है जहां पैंग कहता है कि अगर नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर सोर्ड तुम्हारे विमेन पैलेस से बिलोंग करती है तो साबित करो। इस पर मास्टर योंग जवाब देता है कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का उसूल है जो जीता वही सिकंदर, इसलिए मुझे हराओ तो मैं मान लूंगा कि यह टेक्निक तुम्हारी पैंग फैमिली की है। यह सुनकर पैंग गुस्से में आ जाता है, अपने इनविजिबल हैंड्स को विजिबल कर लेता है और 5 टाइगर ब्रेकिंग गेट ब्लेड टेक्निक यूज करके बार बार अटैक करता है। इसके जवाब में योंग अटैकिंग 7th फॉर्म और स्टर्स शिफ्टिंग पोजीशन एक्टिवेट करके खड़ा हो जाता है। स्काई में हर तरफ पर्पल ऑरा फैल जाता है जिसे देखकर ज़ैंग सोच में पड़ जाता है और सब कुछ समझने की कोशिश करता है। इतने में हम देखते हैं कि मास्टर योंग फाइट में चीटिंग करता है और अपनी स्नेक लाइक ट्रिक से पैंग को शॉक कर देता है जिससे वो फ्रीज हो जाता है। अटैक की वजह से अरीना टूट जाता है और पैंग नीचे गिर जाता है। इस तरह योंग त्यानिंग विनर बन जाता है। कुछ मेंबर्स एरिना फ्लोर को रिपेयर करते हैं और ज़ैंग कहता है कि चलो वापस एरिना चलते हैं। उधर शाओ एरिना में एंटर होता है और फाइट स्टार्ट होती है। कुछ देर की जबरदस्त फाइट के बाद योंग चालाकी से शाओ की वाइफ को टारगेट करता है। यूज बचाने के लिए शाओ आगे बढ़ता है और योंग पीछे से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। फाइट कंटिन्यू रहती है लेकिन आखिर में वाई योंग अपनी स्वॉर्ड शाओ के आर पार कर देता है। शाओ के मुंह से खून निकालता है लेकिन वो गिरता नहीं। फिर उसकी वाइफ उसे सोड देती है जिसे योंग 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और एक टुकड़ा शाओ की वाइफ की तरफ फेंकता है। शाओ अपनी वाइफ को बचाता है लेकिन खुद जमीन पर गिर जाता है। उसकी वाइफ उसे गोद में लेकर रोती है और वहां मौजूद सब लोग ये सीन देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह योंग विनर बन जाता है लेकिन कोई भी उसकी जीत को दिल से एक्सेप्ट नहीं करता। शाओ की वाइफ कुछ कहने लगती है लेकिन अचानक
श्याओ को होश आ जाता है और वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। उसकी वाइफ उसे लेकर वहां से चली जाती है। सब लोग श्याओ की ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन की तारीफ करते हैं। जाते जाते योंग फिर से श्याओ की तरफ सोड फेंकता है, लेकिन जैंग उसे रोक लेता है। लियान गुस्से में अरीना की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैंग कहता है कि रिलैक्स ब्रदर लियान, इसे मुझ पर छोड़ दो, और वो अरीना में जंप कर जाता है। उसे देखकर लियान को अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ जाती हैं कि जैंग वही है जो 10 साल पहले जस्टिस हॉल से चला गया था। अब फाइनली विंड रिवर की रियल और मीनिंगफुल फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। एक तरफ जैंग और दूसरी तरफ उसके भाई का कत्ल। सब देखना चाहते हैं कि कौन जीतेगा और कौन सोर्ड चैंपियन का टाइटल अपने नाम करेगा। फिर लियान जू से पूछती है कि क्या तुम सोर्ड लेकर आए हो। उसी वक्त जैंग भी जू से ब्लेड मांगता है। जू बेचियू कंफ्यूज हो जाता है कि सोर्ड दे या ब्लेड, लेकिन फिर वो सोर्ड जैंग की तरफ फेंक देता है। सोर्ड देखकर जैंग हैरान हो जाता है क्योंकि ये तियान शान सेक्ट की सोर्ड होती है। जैंग पूछता है कि तुमने सोर्ड क्यों फेंकी, तो जू जोर से चिल्लाता है, ब्रदर जैंग सोर्ड यूज करो, नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर सोर्ड यूज करो। अब लुआंग में मौजूद सब लोगों की नजर जैंग पर होती है। जजेस उसे घेर लेते हैं और एक लेडी मास्टर कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने 10 साल पहले ओथ लिया था कि तुम ये टेक्निक कभी यूज नहीं करोगे। ये सुनकर लियान को सब याद आ जाता है और जैंग के सबकॉन्शियस माइंड में भी 10 साल पुरानी यादें चलने लगती हैं। कैसे वो अपने मास्टर से गुजारिश कर रहा था कि उसकी स्पेशल लाइटनेस स्किल उससे ना चीनी जाए, लेकिन उसे पनिशमेंट देकर वहां से निकाल दिया गया था। अब अगर वो फिर से मार्शल आर्ट्स यूज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। मास्टर में गार्ड्स को कहती है कि इसे सीज कर लो, लेकिन जैंग दर्द और जज्बात के साथ झुककर कहता है, ऑनरेबल एल्डर्स, आप सब जानते हैं कि योंग त्यानिंग पर मेरा ब्लड रिवेंज है, और जो अपने खून का बदला नहीं लेता वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अलाउ करें। इसके बाद मैं खुशी से हर सजा कबूल करूंगा। जैसे ही लेडी मास्टर कुछ कहने वाली होती है, ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अलो हम, लेट हम टेक रिवेंज। ऑडियंस की आवाज सुनकर मैं आगे बढ़ती है और कहती है कि लुआंग टाउनशिप इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लोग यहां इकट्ठा हो सकें। जब जैंग कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हैं तो हमें उसे फाइट अलाउ करनी चाहिए ताकि टूर्नामेंट कंटिन्यू रहे। और वो कहती है कि टूर्नामेंट के एंड पर मैं खुद जैंग को अरेस्ट करूंगी। सब एग्री कर लेते हैं और जैंग को फाइट की इजाजत मिल जाती है। फाइट स्टार्ट होती है और जैंग कहता है कि तुम ही हो जिसने सब प्लान किया, तुमने ही लियान को फंसाया मास्टर ग्वान के मैटर में, मेरे ब्रदर को किल किया और मास्टर श्याओ झोंगवेई को चीटिंग से हराया। अब तुम्हें हिसाब देना होगा। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू होती है। जैंग को अपने मास्टर की ट्रेनिंग याद आती है, नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर स्वॉर्ड की 808 टेक्निक्स जो उसने सीखी और प्रैक्टिस की थी। वो कहता है, मास्टर 10 साल बाद आज मैं आपकी सिखाई हुई टेक्निक्स यूज करूंगा, और अपने अपोनेंट से कहता है कि आज मैं तुम्हें असली नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर स्वॉर्ड दिखाऊंगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब जैंग ये टेक्निक यूज करता है। पूरा एरिना एक पावरफुल ऑरा से भर जाता है। दोनों फाइटर्स अपनी सीक्रेट टेक्निक्स और मूव्स यूज करते हुए लंबी फाइट करते हैं। जैंग इस टेक्निक के एडवांस स्टेजेस यूज करता है और ड्रैगन लाइक मूव्स दिखाता है, लेकिन एक मोमेंट पर वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। आखिर में वो नाइट फॉलिंग स्टारी रिवर स्वॉर्ड का एक अपर स्टेज यूज करता है जहां कलरफुल लाइट्स के साथ वो योंग त्यानयिंग पर पावरफुल अटैक करता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिक जाती है कि कौन जीतेगा, जैंग या योंग। जैंग और योंग तिंगयांग के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही होती है, जहां दोनों अपनी टेक्निक्स और मूव्स एक दूसरे पर आजमा रहे होते हैं। योंग टिंगयांग को लगता था कि 10 साल मार्शल आर्ट से दूर रहने की वजह से जैंग कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन जैंग के मास्टर ने उसे हर टेक्निक परफेक्टली प्रैक्टिस करवाई होती है, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग फाइट करता है। अचानक योंग अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को विंड में एक्टिवेट करता है, जिससे जैंग की तलवार टूट जाती है और ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। जू बेचियू कहता है कि शायद सीनियर ब्रदर इंजर्ड है, जबकि योंग उसका मजाक उड़ाता है। इसी दौरान एक मिस्टीरियस मास्क पहना हुआ आदमी दूर से सब देख रहा होता है और कहता है कि योंग उसकी सिखाई हुई डार्क आर्ट्स यूज कर रहा है। जैंग स्वॉलो क्लाउड लीप टेक्निक यूज करता है, जिससे आसमान में पर्पल और ब्लू ऑरा मिक्स हो जाता है और ड्रैगन्स नजर आते हैं। लेकिन मास्क मैन कहता है कि जैंग ज्यादा देर तक ये एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाएगा।
फाइट के दौरान पता चलता है कि योंग डीमन सेक्ट की टेक्निक्स यूज कर रहा है, जिससे मास्टर्स शॉक हो जाते हैं। जैंग उससे एक्यूज करता है कि उसने पावर के लिए अपना सेक्ट छोड़कर डीमन सेक्ट ज्वाइन किया और सेंट्रल प्लेन्स को बिट्रे किया। जैंग अपनी पावरफुल टेक्निक यूज करता है जिसमें 3 स्वॉर्ड्स एक को हिट करती हैं, जो सबको हैरान कर देता है। लेकिन योंग एक डीमन एनर्जी रिंग बनाकर अटैक करता है और ड्रैगन के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकलती है। जैंग को पता चलता है कि ड्रैगन लैंटर्न्स में एक्सप्लोजिव छुपे हुए हैं। तभी डीमन मास्क मैन अपने गार्ड्स को सिग्नल देता है और फायर एरोज के थ्रू अटैक स्टार्ट करवा देता है। एक एरो ड्रैगन को लगता है और एक्सप्लोजन होता है, जिससे अरीना में अफरा तफरी मच जाती है और लोग भागने लगते हैं। इस सब के बीच योंग अपनी लिमिट तोड़ने के लिए डेंजरस पिल्स खा लेता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर्स और सोल्जर्स मिलकर ड्रैगन को गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। जैंग अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड्स के बावजूद फाइट कंटिन्यू करता है। योंग खुद को स्वॉर्ड मास्टर डिक्लेयर करता है, लेकिन डीमन सेक्ट के एरोज लगातार लैंटर्न्स को इग्नाइट कर रहे होते हैं। जैंग अपने मास्टर की टीचिंग्स याद करता है, जहां उससे बताया गया था कि ट्रू स्वॉर्ड्समैनशिप दिल और फ्लो को फॉलो करती है, जबरदस्ती से नहीं होती। ये समझने के बाद जैंग अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है और फ्रोजन फर्मेमेंट टेक्निक यूज करके बर्निंग लैंटर्न को फ्रीज कर देता है। फिर वो शिफ्टिंग स्टार्स और ग्रीन ब्लेड अक्रॉस द स्काई टेक्निक्स यूज करता है, जिससे योंग का डिफेंस टूट जाता है और आखिर कर योंग टिंगयांग डिफीट हो जाता है। सब लोग जैंग की जीत और ब्रेवरी को एक्नॉलेज करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डीमन डेविल मास्क मैन को देखते हैं, जो एक ईविल कल्ट के हॉल में एंटर होता है। वहां बहुत ज्यादा ईविल लोग और डीमन सेक्ट के मेंबर्स मौजूद होते हैं और उनका ग्रैंड मास्टर मास्क मैन को डांटता है कि तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। इधर दूसरी तरफ मास्टर मेई हॉल में एंटर होती है, जहां मिसेस ग्वान भी आ जाती है और फिर दोनों के दरमियां जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक फाइट चलने के बाद मास्टर में यून को वहां से जाने को बोलती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम अच्छी प्रिपरेशन के साथ आना, फिर दूर ओपन कर देती है। दूसरी तरफ प्रिजन के बाहर जमीन से एसोसिएशन के मेंबर्स निकालकर गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। उनके साथ जू बेच्यू भी होता है, जो चलते हुए जमीन पर रेड सॉइल नोटिस करता है, जो कि एक ट्रैप होता है। ट्रैप को समझकर सब हाई स्पीड में वहां से निकलते हैं, लेकिन आगे गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और एरोज से अटैक करते हैं। एसोसिएशन का एक मेंबर रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है और सब गार्ड्स को मार देता है। फिर हम प्रिजन का एरिया देखते हैं, जहां गार्ड्स आकर कहते हैं कि किसी को जिंदा ना छोड़ा जाए, जैंग और लियान को मार दो। लेकिन तभी जू बेच्यू आकर सब गार्ड्स को फ्रीज कर देता है और यही सीन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम 7 स्कूल्स और 8 सेक्ट के मेंबर्स को जस्टिस हॉल के बाहर देखते हैं, जबकि मिसेस ग्वान अंदर बैठी होती है। एक एल्डर लेडी बताती है कि लियान और जैंग प्रिजन से एस्केप कर चुके हैं। मिसेस ग्वान कहती है कि उसे लगता है मास्टर मेई ने उनकी मदद की है। इतने में मास्टर मेई की एंट्री होती है और वो कहती है कि शायद आप भूल रही हैं कि मैं ही थी जिसने लियान और जैंग को अरेस्ट करने का कहा था और वो दोनों खुद सरेंडर हुए थे, लेकिन उनके साथ यहाँ बुरा सलूक हुआ और उन्हें टॉर्चर किया गया। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। मिसेस ग्वान जवाब देती है कि जब से मास्टर लियान यहाँ आई है, उन्हें कभी टॉर्चर नहीं किया गया। इतने में जैंग, जू बेच्यू, लियान और कियोतोंग वहां आ जाते हैं। जैंग आगे बढ़कर अपनी इंजरीज दिखाता और पूछता है कि क्या ये सब आपने नहीं किया और आपने ही सबको कहा कि मास्टर लियान ने मास्टर ग्वान को मारा है। फिर जैंग लियान से इजाजत लेता है कि क्या वो सच बताए और लियान हाँ में सर हिला देती है। जैंग सबको बताता है कि जब वो ग्वान पैलेस इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे तो उन्हें वहां फुटप्रिंट्स मिले थे और लियान ने किसी को नहीं मारा, बल्कि गन पाउडर ले जाने वालों को रोकने की कोशिश की थी। मास्टर ग्वान की डेथ के बारे में फिर मास्टर मे सब सच्चाई क्लियर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स भाग रहे होते हैं, जिन्हें ईविल कल्ट का एक मेंबर मार देता है और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ ग्वान पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
जस्टिस हॉल में लोग मिसेस गुआन से सवाल कर रहे होते हैं कि अचानक वो हंसने लगती है और सबको बेवकूफ कहकर खुद को एक गोल्डन प्रिजन में बंद कर लेती है। इतने में ईविल कल्ट पैलेस के पास पहुंच जाता है और उनका लीडर जोर से चिल्लाता है कि 7 सेक्ट और 8 कल्ट बाहर आएं और उनका वेलकम करें। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि जमीन हिलती महसूस होती है, जैसे अर्थक्वेक हो। फिर वहां वॉर शुरू हो जाती है, जहां ईविल कल्ट और मास्टर्स एक दूसरे से लड़ते हैं और डिफरेंट ब्लेड टेक्निक्स जैसे 5th, 8th, 11th और 9th ब्लेड यूज करते हैं। ईविल कल्ट बहुत से सोल्जर्स को मार देता है और एक पावरफुल फिगर भी आ जाता है जो और लोगों को किल करता है। फिर एक मोटा ईविल आदमी क्यूतोंग को देखकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन जू बैच्यू चीख कर कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो और उस पर जोरदार स्ट्राइक करता है। फिर वो दूसरे एनिमीज को भी मार देता है, लेकिन फिर उस पर अटैक होता है और वो दीवार से जा टकराता है। क्यूतोंग उससे बचाने के लिए आती है, लेकिन जैंग एरोज से अटैक करके क्लाउड पियर्सिंग फॉर्म और रेन गैदरिंग फॉर्म उसे करता है, जिससे कई एनिमीज मर जाते हैं। ये देखकर एक और एनिमी गुस्सा हो जाता है। इतने में मिसेस गुआन बाहर आकर एल्डर मास्टर्स से लड़ती है और अपनी नीडल टेक्निक से कई डिसाइपल्स को मार देती है। एल्डर मुरोंग गुस्सा होकर उस पर हमला करती है। फिर एक और स्ट्रॉन्ग एनिमी आकर एक एल्डर मास्टर को मार देता है और कहता है कि ये सेक्ट बेकार है और बॉस बुला रहा है। डीमन लीडर कहता है कि आज सबका आखिरी दिन है और कल से ये जगह उनकी होगी। फॉरेस्ट में जेंग और जू बैच्यू कुछ एनिमीज से लड़ते हैं और जेंग उन्हें बुरी तरह हरा देता है। फिर एक लीडर आकर फ्लाइंग नाइफ अटैक का ऑर्डर देता है और एरोज की बारिश शुरू हो जाती है। जेंग जू को बचाकर दूर फेंकता है और खुद एनिमीज के लीडर पर जंप करता है। फिर दोनों भागते हैं। एनिमीज उनका पीछा करते हैं और एक पावरफुल टेक्निक से अटैक करते हैं, लेकिन जू अपनी ऑरा से दोनों को बचा लेता है। जेंग अपनी सिल्वर बोझ से अटैक करता है और एनिमी को गिरा देता है। फिर वो फॉग क्रिएट करता है और जू अपनी एक्यूप्रेशर टेक्निक से सब एनिमीज को फ्रीज कर देता है। फिर वो अपनी मास्टर की विंड टेक्निक याद करके सबकी पावर एब्जॉर्ब करता है और एक जायंट डीमन जैसा फॉर्म बना लेता है, जिसे देखकर एनिमीज डर कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पैलेस में भी फाइट चल रही होती है, जहां बुद्धा ब्रदर्स गेट बंद कर देते हैं और एक पावरफुल पंच से एनिमी को अटैक किया जाता है। जब एक ओल्ड मास्टर सब हीरोज को मरा हुआ देखता है तो वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, लेकिन तभी लियान, क्यूतोंग और मास्टर मेई वहां पहुंचकर मदद करती हैं। नेक्स्ट सीन में जैंग और जू डीमन सेक्ट के लीडर के यान्युए के पास पहुंचते हैं। वो जैंग को पहचान कर कहता है कि पहले तुम्हारा मास्टर आया था और अब तुम आए हो। फिर वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड निकालकर जैंग को चैलेंज करता है। जैंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि जू कहता है कि वो लड़ेगा, लेकिन जैंग उसे रोक देता है। इधर लियान और क्यूतोंग भी एक स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ रही होती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम ठंडा हो जाता है। जैंग जू को कहता है कि एक्यूप्रेशर टेक्निक उस पर उसे करे और सिग्नल मिलने पर रिलीज करे। जब वो रिलीज होता है तो जैंग गैलेक्सी फॉल स्वॉर्ड टेक्निक उसे करता है, जबकि के यान्युए मून स्वॉलोवर टेक्निक उसे करता है। दोनों के दरमियां जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान के यान्युए पावरफुल ब्लेड टेक्निक्स उसे करता है, जैसे मून शेडो सॉरो स्लैश और ग्रास्पिंग द मून, जिससे जंगल के दरख्त भी कट हो जाते हैं और जैंग को बहुत डैमेज होता है। फिर जू बैच्यू लिटिल फॉर्मलेस आर्ट यूजे करता है और दोनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन एनिमी पर कोई असर नहीं होता और वो दोनों को फेंक देता है। इंजर्ड होने के बावजूद जैंग अपनी सिल्वर बो और चेन का उजे करके लाइटनिंग अटैक करता है, जो के यान्युए पर गिरता है और उससे जला देता है। इसके बाद वो अपनी आर्मी को सीज फायर का ऑर्डर देता है। ये सुनकर सब एनिमीज वापस चले जाते हैं। जू बैच्यू जैंग को उठाकर ले जा रहा होता है कि एक और एनिमी अटैक करता है, लेकिन श्याओ जोंगवे और एक और मास्टर आकर उनकी मदद करते हैं और एनिमी भाग जाता है। आखिर में सूरज निकल आता है। ईविल क्लाउड्स खत्म हो जाते हैं और जैंग को होश आ जाता है।
मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के हीरोज ये बैटल जीत जाते हैं। एंड में यही कहते हैं कि हीरो हमेशा हीरो ही रहता है। सी यू सून इन द नेक्स्ट स्टोरी।